जी हां, चमोली में आए सैलाब ने बहुत कुछ तबाह कर डाला। कुछ ही घंटों में रैणी गांव और उसके आसपास की तस्वीर ही बदल गई और अभी तक उस तबाही के निशान मौके पर मौजूद हैं। हमारे जाबाज जमीन का सीना खोदकर और पहाड़ों की चोटी पर उन लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जहां कहीं भी जिंदगी की आस बाकी है। हम आपको एक साथ 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एनडीआरएफ के रेस्क्यू की है, दूसरी तस्वीर एसडीआरएफ के रेस्क्यू की है, तीसरी तस्वीर आईटीबीपी के जवानों के रेस्क्यू की है और चौथी तस्वीर एयरफोर्स के उन हेलीकॉप्टर्स की है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होकर लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार तपोवन के उस टनल से भी लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है जो कि करीब 30 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे चमोली में आपदा आने के बाद से ही लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देखिए उस टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। ये वो टनल है जिसमें और अंदर तक घुसने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां पर 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो फंसे हो सकते हैं, जानकारी ये मिल रही है। और अब रेस्क्यू दल की कोशिश यही है कि इस टनल के बिल्कुल अंदर तक घुसा जाए और वहां से उन लोगों को बाहर निकाला जाए। तो देखिए मुश्किलें बहुत सामने आ रही हैं। रात का अंधेरा है, कीचड़ वहां पर हो चुकी है, मिट्टी है वहां पर, मलबा है वहां पर, लेकिन उन तमाम मुश्किलों को चीरकर हमारे जो जाबाज हैं, हमारे जो रेस्क्यू दल हैं, वो जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाकायदा हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको एक साथ 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हेलीकॉप्टर की है जिन्होंने आज चमोली में आई आपदा का हवाई जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तबाही से हुए नुकसान का भी आंकलन किया। वहीं दूसरी तस्वीर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की है जिनका इस्तेमाल लोगों का रेस्क्यू करने में किया जा रहा है। जहां लोगों की जान बचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया हो रहा है तो वहीं पर रेस्क्यू में जुटे जवानों के लिए राशन पानी भी इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाया जा रहा है। फिलहाल ये हेलीकॉप्टर लगातार चमोली में उड़ान भर रही हैं और लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को चमोली में ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस हेलीकॉप्टर के नीचे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। देखिए जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इसके नीचे आपको एक डिवाइस लगी दिख रही होगी। इस डिवाइस में बड़े हाई डेफिनेशन कैमरे और रिमोट सेंसेशंस लगे हैं जो कि पूरा इलाके की तस्वीरों को खींच रही हैं और इन तस्वीरों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस इलाके में कोई शख्स फंसा हुआ है तो उसका पता लगाया जा सके। वहीं इस डिवाइस के रिमोट सेंसेस से जमीन के 5 फीट भीतर तक की जानकारी मिलने का दावा हैदराबाद की कंपनी ने किया है। ऐसे में इसका पूरा इस्तेमाल भी चमोली में रैणी गांव के आसपास के इलाकों में किया गया जहां पर इस आपदा ने तबाही मचाई है। हालांकि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि फिलहाल तो इस डिवाइस से कुछ फायदा नहीं हुआ है। मॉडर्न इक्विपमेंट रिमोट सेंसिंग का एक हैदराबाद की कोई टीम है, वो प्रयास कर रही है कि वो कह रहे हैं 500 मीटर तक अंदर पता कर सकते हैं। तो वो चोपर से प्रयास कर रहे हैं कि हम देख सकें कि अंदर टनल में क्या है, कहाँ तक ये मलबा कहाँ तक है। तो अभी तक वो सक्सेस उसको नहीं मिली है, अगर वो मिलेगी तो बताएंगे। वहीं एबीपी नेटवर्क के संवाददाता ने भी इस बात का जायजा लिया कि कैसे हैदराबाद की कंपनी की डिवाइस की मदद से यहां पर हेलीकॉप्टर्स ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद में लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और सर्च ऑपरेशन की एक हवाई तस्वीर जो है वो आप देखिए कि हाई ऑल्टीट्यूड कैमरा संभवतः ये इस जालीनुमा चीज़ पर लगाए गए हैं। संभवतः ये हाई ऑल्टीट्यूड कैमराज हैं और जो कि ये दिखाई भी दे रहा होगा एक वाइट वाला कोने में। तो ये कैमरे से पूरा का पूरा जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर ने लो रेंज में रहकर काफ़ी कोशिशें की हैं। लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अब उसके बाद में ये संभवतः वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो की जा रही है और इसकी लाइव फुटेज भी शायद बाद में देखी जाएगी या रिकॉर्डेड देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो सर्च ऑपरेशन है
वो लगातार तेज़ है और इसी कड़ी में, इसी क्रम में लगातार हेलीकॉप्टरों से भी सर्च ऑपरेशन हो रहा है और अब हेलीकॉप्टर पर हाई इंटेंसिटी के कैमराज लगाकर पूरे एरिया की रैकी की जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिससे लापता लोगों का सुराग लगाया जा सके। और वहीं अब बात करते हैं उस टनल की जो रेस्क्यू करने वाले जवानों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तपोवन की इस टनल में करीब 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे मजदूर और कर्मचारी शामिल हैं। ये टनल करीब 3 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है और इससे आपदा आने के बाद मलबा घुस गया था, जिसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवान टनल के अंदर दाखिल होने की कोशिश में हैं। लेकिन अभी तक ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है कि ये अब दलदल में तब्दील हो गया है। वहीं अंदर जिन मशीनों के जरिए रेस्क्यू की कोशिश हो रही है, उनमें भी कीचड़ भरने की वजह से मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। वहीं वक्त भी तेजी से गुजर रहा है। ऐसे में ये भी फैसला लिया गया है कि इस टनल में ड्रिल किया जाए और यहाँ इसके जरिए अंदर दाखिल हुआ जाए। टनल में जो लोग फंसे हैं, उनके पास न खाने का सामान है और न ही पीने का पानी। अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड के डीजीपी का कहना है कि टनल करीब 3 किलोमीटर लंबी है, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी पर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वक्त अब तेजी के साथ बीत रहा है और वो लोग बेहद परेशान हैं, जिनके अपने लापता हैं या फिर इस टनल में कैद होकर रह गए। कि मुझे लगता है ना तो ऑक्सीजन की कमी होगी ना पानी की, क्योंकि 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, ऊपर नीचे सब मिला के। उसकी 2 लेयर हैं, हाइट के वर्टिकली देखें तो 2 लेयर में है और कहीं घुमावदार टनल है, तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पानी, चूँकि चाहे मलबा भी आया तो साथ में पानी भी तो आया ही होगा, तो कहीं ना कहीं पानी थोड़ा बहुत तो स्टोर होगा ही। तो इसलिए मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें तो होगी। पर यही है कि अगर वो पहले झटके में मलबे में दब गए होंगे तब तो बचना मुश्किल है, किंतु अगर वो कहीं उनको रश करने का मौका मिला होगा जहाँ तक मलबा नहीं पहुँचा या लेवल चेंज करके, तो वहाँ उनके बचने की संभावना है पूरी। और अब आपको इस टनल में उस उम्मीद की किरण के बारे में भी बताते हैं जो अंदर फंसे लोगों के लिए मददगार हो सकती है। दरअसल टनल के अंदर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जो अंदर फंसे लोगों के लिए संकट मोचक बन सकती हैं। 3 गाड़ियां 30 से ज्यादा लोगों के लिए जीवन दायिनी बन सकती हैं। एनटीपीसी के तपोवन प्लांट पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो टनल के अंदर 30 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर एक स्कॉर्पियो मौजूद है, इसके अलावा एक बोलेरो मौजूद है और वहीं एक्सकवेशन के काम के लिए एक जेसीबी लगी हुई थी। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन 3 वाहनों पर सभी जो 30 से ज़्यादा लोग हैं वो शामिल उन वाहनों पर होंगे और जीवन उनका सुरक्षित हो सकता है। अगर इस टनल की हम बात करें तो यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो जब टनल के अंदर दौरा करने के लिए जाते थे तो गाड़ियों से जाते थे और ऐसे में एक कंपनी जो कि यहाँ पर टनल का काम कर रही थी, उसके एक एजीएम लेवल के अधिकारी हैं, वो अपनी स्कॉर्पियो से अंदर गए थे, कंपनी की स्कॉर्पियो से। इसके अलावा एक बोलेरो गाड़ी से और जो 2 इंजीनियर हैं वो भी अंदर गए थे। वहीं जेसीबी जो है वो ऑलरेडी अंदर टनल में एक्सकवेशन का काम कर रही थी। तो अब इंस्पेक्शन के लिए जो एजीएम गए थे उनके अलावा 2 इंजीनियर और तमाम जो और मजदूर हैं और अधिकारी हैं वो भी टनल के अंदर हैं। अब देखना यही होगा कि क्या ये 3 गाड़ियां इन 30 से ज़्यादा जिंदगियों के लिए जीवन दायिनी बन पाती हैं। वहीं हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने उस दीवार को भी ढूंढ निकाला जिसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। इस दीवार ने सैलाब को रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर मौजूद लोगों की बस्ती भी बच गई। केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे रखी हुई एक शिला ने उस आपदा के प्रवाह को कम कर दिया था। ऐसा ही मैं यहाँ इस समय तपोवन में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वही धौली गंगा है जिसमें ग्लेशियर टूट कर आया। वो सामने मुझे दीवार आपको दिखानी है, ये वो दीवार सामने देखिए जो ऊंची चट्टान की तरह दिखाई पड़ रही है। तो जब इधर से ये पूरे वेग के साथ मलबा और पानी गया और ग्लेशियर टूटा तो उस दीवार ने बहुत सारी चीज़ें बचाई। वो दीवार ही ऐसी थी जिसको हम सुरक्षा वाल कह सकते हैं, जिसको हम सुरक्षा की दीवार कह सकते हैं। वरना उसके ऊपर जो घर थे, जो आप देख रहे होंगे आबादी है, तो उसके ऊपर जो घर थे वो दीवार अगर ना होती तो वहाँ से उन सबको बहाकर अपने साथ ये एवलांच ले जा सकता था और एक बड़ी जान माल की हानि हो सकती थी। नीचे चूँकि आप तबाही के बवंडर तबाही का मंजर आप देख ही रहे हैं, किस तरह से जो बड़े मजबूत कंक्रीट के निर्माण थे उनको कैसे ध्वस्त करके पानी आगे निकल गया। लेकिन वो दीवार खड़ी रही और उसको थोड़ा बहुत कोने पे नुकसान हुआ। और उस दीवार के नीचे अगर आप थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा
तो वहाँ पर वो सुरंग है जहाँ पर बहुत एक भीड़ लगी है। अगर ये दीवार ना होती तो इस सुरंग में जहाँ तक अभी मलबा गया है उससे कहीं आगे तक मलबा लेकर जाता और कहीं ज़्यादा हानि हो सकती थी। अब देखिए, मैं ये नदी का प्रवाह आपको दिखाता हूँ। तो वो दीवार है, ये नदी यहाँ इधर से उस दीवार की तरफ बह रही है और ये नदी यहाँ आकर के यहाँ से वो एवलांच पूरे वेग के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ गया है और उस दीवार में टकराया। उसने बहुत कुछ रोकने का काम किया, वरना दीवार के ऊपर जो आबादी है और दीवार से आगे जो इस नदी के किनारे बाईं तरफ जो आबादी है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक मंजर सामने आ सकता था। इस दीवार ने भी उसी तरह का एक काम किया जैसा केदारनाथ में मंदिर के पीछे रखी एक शिला ने किया था। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठौर। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान गृह मंत्री ने सदन में बताया कि किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सरकार की प्राथमिकता है कि हर उस शख्स को बचाया जा सके जो चमोली में किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया है कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं रह गया है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार रूसी गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो ग्लेशियर लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का था, जिसके कारण रूसी गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की परिस्थिति बन गई। और अब आपको जोशीमठ के उन लोगों की भी जानकारी दे देते हैं जो कि आपदा के बाद से लापता है। जोशीमठ आपदा अपडेट ये है कि कुल 206 लोगों के लापता होने की सूचना है। आपको बता दें कि 21 कर्मी अभी भी कंपनी के लापता हैं। ऋत्विक कंपनी की सहयोगी कंपनी के 94 कर्मी अभी लापता हैं। HCC कंपनी के 3 कर्मी लापता हैं। ओम मेटल के 21 कर्मी लापता हैं। तपोवन गांव के 2 लोग लापता हैं। रिंगी गांव के 2 लोग लापता हैं, जबकि ऋषि गंगा कंपनी के 55 लोग लापता हैं। करछो गांव के 2 लोग लापता हैं, जबकि रेड़ी गांव के 6 लोग अभी तक लापता हैं। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल जोशीमठ रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको बता दें एसडीआरएफ के 90 जवान जुटे हुए हैं। रेस्क्यू में जुटे हैं एनडीआरएफ के 129 जवान। वहीं आईटीबीपी के 425 जवान हैं जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एसएसबी की एक टीम रेस्क्यू में शामिल है। सेना के 124 जवान आपदा राहत में शामिल हैं। और अब आपको तपोवन डैम के हालात भी दिखाते हैं। 3 दिन पहले यहीं पर सैलाब आया था और इसकी वजह से इस पूरे इलाके की खूबसूरती बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा तबाही इसी जगह पर मची थी। रैणी गांव और तपोवन में आपदा आए आज 3 दिन बीत चुके हैं और आज थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ जनजीवन सामान्य हो रहा है। और तपोवन में अभी किस तरह की स्थितियाँ हैं, क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, तो लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले एक बहुत जानना आवश्यक हो जाता है कि तपोवन की इस समय एक्चुअल तस्वीर क्या होगी जहां वो डिजास्टर हुआ था। मतलब एक ऐसी तस्वीर जो अपने आप में एक कहानी, एक पटकथा तैयार करती हो। एक ऐसी तस्वीर जो दिखाती हो कि तपोवन बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन डिजास्टर जब आता है तो ना वो खूबसूरत को देखता ना वो बदसूरत को देखता है। ये सामने वही डैम है और इसका व्यू आप देख रहे होंगे कि इसकी खूबसूरती को निहारने का मन होता है। कोई भी आता है तो यहाँ रुककर इसकी खूबसूरती निहारते हुए जाता है, लेकिन आपदा ने बड़े जख्म इस क्षेत्र को दिए हैं। अभी रेस्क्यू चल रहा है, रात भर सुरंग से लोगों को ढूंढने का, उनको तलाश करने का काम चलता रहा। लेकिन ये वही जगह है जो अभी कैमरे में आपको नज़र आ रही है कि जहाँ पर वो एवलांच ने सबसे ज़्यादा बर्बादी की है। सामने वो जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट था, उसकी दीवारें, उसका जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, सारी चीज़ें कोलैप्स कर गई हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 3 दिन बीत जाने के बाद आज कुछ स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को अपने जीवन को सामान्य बनाना ही होता है।
कभी बहुत जल्दी पटरी पर लानी होती है ज़िंदगी, और कई बार ज़िंदगी को पटरी पर आने में बहुत समय लग जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन से अजीत सिंह राठी। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बीआरओ के चीफ इंजीनियर और शिवलिक प्रोजेक्ट के हेड एसएस राठौर से बात की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। कितनी भी बड़ी आपदा हो, कितनी भी बड़ी त्रासदी हो, हम भारतीय हैं, हम में जीने की उम्मीद और आशा भरी पूरी रहती है। इतनी बड़ी त्रासदी आई है और अभी आप यहाँ देखिए किस युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मेरे साथ बीआरओ के शिवालिक प्रोजेक्ट के चीफ हैं, चीफ इंजीनियर एस राठौर साहब। मैं उनसे बात करता हूँ, चूँकि ये एकमात्र सामरिक महत्व का भी और पब्लिक इंटरेस्ट का भी एकमात्र पुल था जो हमारे चाइना की तरफ मलारी, बाराहोती और तमाम जो नीति घाटी है, ये इन सब चीज़ों को जोड़ता था। और उधर से एक बड़ी जनसंख्या, बड़ी पॉपुलेशन का जो एक हिस्सा है वो इस समय हमारे खुद की कंट्री से ही सड़क मार्ग से कट गया है, क्योंकि एक पुल था, ये सामरिक दृष्टि से भी था। और ये मैं अभी एक आपसे मुखातिब कराता हूँ और वो तैयारियों के बारे में बताएंगे। राठौर साहब, ये बताइए कि डिजास्टर तो हुआ और ये परमानेंट पुल था, और परमानेंट तो स्ट्रक्चर खड़ा होने में समय लगेगा। अभी एक बैली ब्रिज का एक ऑप्शन आता है, वो लगभग कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखो, ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये 90 मीटर स्पान का ब्रिज था। परमानेंट ब्रिज लोड क्लास 70, हाईएस्ट जो लोड क्लास होती है। अभी गैप यहाँ पर 90 मीटर से बढ़कर 200 मीटर का गैप हो गया है। और आप देख रहे होंगे जो होम बैंक जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो अबटमेंट जिसके ऊपर ब्रिज रेस्ट करता है, वो अबटमेंट का भी कोई नामो निशान नहीं है। तो परमानेंट बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हमने ये प्लान किया है कि एक बैली ब्रिज के थ्रू एक कनेक्टिविटी दिया जाए। यहाँ से करीब 200 मीटर आगे अपस्ट्रीम साइड में देखें, जहाँ नेरो रोड विड्थ हो जाती है चैनल की, वहाँ पर हम प्लान किया है कि एक बैली ब्रिज लॉन्च किया जाए और उसके हिसाब से कनेक्टिविटी। तब ये जो बैली ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, जब ये हम काम शुरू करेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा इसको एक खड़ा होने में, आवागमन शुरू करने? देखो अभी सबसे बड़ा चैलेंज इसके अप्रोच बनाने का है। बैली ब्रिज लॉन्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी अप्रोच काटना एक चैलेंज हो गया है अभी, जिसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एज अर्लीस्ट इसको करें ताकि कनेक्टिविटी लोगों को मिले। सामरिक दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण इलाके हैं जो उधर हमसे सड़क मार्ग से कट गए? नहीं, वो बॉर्डर के जितने एरिया हैं, यहाँ से चाइना बॉर्डर है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, वो सारे एरिया हैं जो इस रोड से कनेक्टेड है। बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ थे एस राठौर साहब, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। बैली ब्रिज के लिए पहले अप्रोच बनाना बहुत ज़रूरी है, तब बैली ब्रिज का काम होगा। और ये यहाँ मैं रैणी गांव से एबीपी गंगा के लिए अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ अजीत सिंह राठी। वहीं रेडी गांव के पास बना पुल भी सैलाब में बह गया। ये पुल रेडी गांव को सीमांत के कई इलाकों से जोड़ता था। पुल बहने की वजह से सड़क के दूसरे किनारे पर मौजूद लोग वहीं फंस गए हैं। ऐसे में इन लोगों को रस्सियों की मदद से दूसरे छोर तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। सैलाब आने के बाद से ही रेडी गांव के आसपास के इलाके का तमाम इलाकों के साथ संपर्क कट गया था और लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया था। क्योंकि संपर्क कट गया है, जो परली रेणी है इसको बोलते हैं विलेज को, तो जिप लाइन हमारे जवानों ने एक फिक्स कर दी है। थोड़ी देर में इसको प्रॉपरली फिक्स करके जो एसेंशियल लोड है, मेडिसिन है या कुछ सामान भिजवाना है उधर, तो हम जिप लाइन के थ्रू भिजवा देंगे उधर।